आज का वीडियो थोड़ा डीप और थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया के रियल ग्रोथ की, कैपिटलिज्म की, बिलियनियर्स को हेट करने वाले मेंटेलिटी की, करप्शन की, स्टार्टअप कल्चर की और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इंडिया सच में मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन सकता है या हम बस इंडिया हैज़ पोटेंशियल यही वर्ड सुनते रहेंगे नेक्स्ट 30-40 ईयर्स तक। देखो, क्योंकि इंडिया ना एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है, लेकिन दूसरी साइड अनएम्प्लॉयमेंट, पीक लेवल पे करप्शन, वीक इनोवेशन और सिस्टम फेल्योर की बातें होती हैं। तो आज इमोशन साइड में रख के प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट डिस्कशन करते हैं। इंडिया में कैपिटलिज्म वर्ड सुनते ही लोग डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कैपिटलिज्म ही जॉब्स क्रिएट करता है, फैक्ट्रीज बनाता है, इनोवेशन लाता है और इकोनॉमी को ग्रो करता है। वही दूसरी साइड पे लोग बोलते हैं कि कैपिटलिज्म सिर्फ अमीर को अमीर बनाता है और वही कॉमन पीपल स्ट्रगल करते रह जाते हैं। लेकिन सच क्या है? रियलिटी ये है कि दुनिया की ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इकोनॉमी किसी न किसी फॉर्म में कैपिटलिस्ट ही है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो या कोई भी यूरोपियन कंट्री हो। इन सब कंट्रीज़ ने प्राइवेट सेक्टर को अग्रेसिवली ग्रो होने दिया। देखो, गवर्नमेंट अकेले करोड़ों जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती, इसीलिए लार्ज इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, एक्सपोर्ट्स, लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी, ये सब मोस्टली प्राइवेट कंपनीज ही बड़े स्केल पे डेवलप कर पाते हैं। और ऑनेस्टली, अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो लार्ज कॉरपोरेशन और अग्रेसिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना भी बड़े कंपनीज और कैपिटलिस्ट की वजह से ही आज मैन्युफैक्चरिंग मॉन्स्टर बना बैठा है। लेकिन प्रॉब्लम ना तब स्टार्ट होती है जब कैपिटलिज्म फेयर कंपटीशन से क्रोनी कैपिटलिज्म बनने लगता है। जब लोगों को लगता है कि कुछ सिलेक्टेड कंपनीज़ को ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, पॉलिसीज़ उनके फेवर में जा रही है और स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, तब पब्लिक फ्रस्ट्रेशन नेचुरली बढ़ने लगता है। और इंडिया जैसे कंट्री में इमोशनल रिएक्शन और भी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि करोड़ों लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में हैं। जब एक साइड पे कॉमन पीपल इन्फ्लेशन और जॉब के प्रेशर में होते हैं और वही दूसरी साइड पे बिलियनियर्स की वेल्थ रैपिडली इंक्रीज़ होती दिखती है, तब नेचुरली एंगर क्रिएट होता है। लेकिन साइमल्टेनियसली एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है कि अगर इंडिया को जेन्युइनली पावरफुल इकोनॉमी बनना है तो इंडिया को कैपिटलिज्म से डरना नहीं चाहिए, इंडिया को हेल्दी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया में एक मेंटालिटी बहुत कॉमन है। लोग कैपिटलिज्म को तब तक हेट करते हैं जब तक वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंसान खुद बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद रिस्क लेता है, खुद सैलरीज देता है, टैक्सेस पे करता है और मार्केट कंपटीशन फेस करता है, तब उसका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज होने लगता है। और देखा जाए तो जब तक इंसान खुद कैपिटलिस्ट नहीं बनता तब तक उसको कैपिटलिज्म मोस्टली अनफेयर ही लगता है। तो रियलिटी ये है कि कैपिटलिज्म सिर्फ बिलियनियर्स के लिए नहीं होता। कैपिटलिज्म एक अपॉर्चुनिटी सिस्टम है। इस सिस्टम में थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली एक नॉर्मल मिडिल क्लास या पुअर बैकग्राउंड का भी इंसान बिजनेस बिल्ड कर सकता है, वेल्थ क्रिएट कर सकता है और नए जॉब क्रिएट कर सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर अग्रेसिवली ग्रो नहीं करोगे तो करोड़ों जॉब्स कहाँ से आएंगी? मैन्युफैक्चरिंग कौन बिल्ड करेगा? एक्सपोर्ट्स कौन बढ़ाएगा? इनोवेशन कौन करेगा? फैक्ट्रीज कौन लगाएगा? देखो, गवर्नमेंट ना बिजनेसेस रिलेटेड पॉलिसीज़ बना के इन्वायरमेंट तो क्रिएट कर सकती है, लेकिन एक्चुअली इकोनॉमी के रियल हीरोज़ एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन ही होते हैं। प्रॉब्लम कैपिटलिज्म नहीं है, प्रॉब्लम अनफेयर सिस्टम, करप्शन और मोनोपोली माइंडसेट है। हेल्दी कैपिटलिज्म मिलियंस ऑफ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल सकता है। चाइना ने भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से ग्रोथ की। साउथ कोरिया ने भी जायंट कॉरपोरेशन के थ्रू इकोनॉमी बिल्ड की। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, इंडिया में कई लोग वेल्थ क्रिएशन को ऑटोमेटिकली निगेटिविटी से देखते हैं। हर कोई लग्जरी लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस तो चाहता है, लेकिन जब कोई दूसरा अग्रेसिवली वेल्थ क्रिएट करता है तो सोसाइटी सस्पिशियस हो जाती है। हेल्दी क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन को ऑटोमेटिकली एविल समझना डेंजरस माइंड से तो हो सकता है डेवलपिंग कंट्री के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटलिज्म एक परफेक्ट सिस्टम है। कैपिटलिज्म की डार्क साइड भी बहुत ज़्यादा रियल है। अगर कैपिटलिज्म कम्प्लीटली अनकंट्रोल हो जाए तो वेल्थ सिर्फ कुछ लोगों के पास कंसंट्रेट होने लगती है, मोनोपोलीज क्रिएट होने लगती है, स्मॉल बिजनेसेस प्रेशर में आ जाते हैं, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी पैसे के अराउंड रिवॉल्व होने लगता है। इसीलिए हेल्दी कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म, इनमें डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हेल्थी कैपिटलिज्म में होता है फेयर कंपटीशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इनोवेशन, मेरिट बेस्ड ग्रोथ होती है। लेकिन वही क्रोनी कैपिटलिज्म में होता है पॉलिटिकल कनेक्शंस, लॉबिंग, अनफेयर एडवांटेजेस और सिस्टम इन्फ्लुएंस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में ये बैटल चलते रहती है। देखो, ग्रोथ भी चाहिए और फेयरनेस भी मेंटेन करनी होती है। इसीलिए कैपिटलिज्म को ब्लाइंडली वर्शिप करना भी डेंजरस है और कम्प्लीटली हेट करना भी डेंजरस है। इसका बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया को देखो तो लगता है क्या कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। जैसे ह्यूज यूथ पॉपुलेशन है, चीप लेबर है, मैसिव मार्केट है, इंग्लिश का एडवांटेज है, डिजिटल अडॉप्टेशन है, टैलेंटेड लोग हैं। फिर भी इंडिया अभी तक चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल और टैलेंट से कंट्री सुपर पावर नहीं बनती, एग्जीक्यूशन से सुपर पावर बनती है। आज भी इंडिया में बिजनेसेस को परमिशंस, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, कंप्लायंसेस इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और पॉलिसी अनसर्टेनिटी जैसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और बिजनेसमैन को अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा डराती है। इसी वजह से कई ग्लोबल कंपनीज़ वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर ये इन जैसे कंट्रीज़ को प्रेफर कर लेती है। और एक हार्श रियलिटी ये भी है कि इंडिया में जुगाड़ को इंटेलिजेंस समझा जाता है, जो एक हद तक ठीक भी है। लेकिन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे चलती है। जापान और जर्मनी परफेक्शन मेंटेलिटी पे ग्रो हुए, चाइना ब्रूटल एग्जीक्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑब्सेशन पे ग्रो हुआ। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस प्रोफेशनलिज्म और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी चैलेंज है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी माइंडसेट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स में इंडिया में स्टार्टअप कल्चर जेन्युइनली एक्सप्लोड हुआ है। यूपीआई रेवोल्यूशन हुआ है, फिनटेक ग्रो हुआ है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है और आज इंडिया दुनिया के बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में काउंट होता है। ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या हम एक्चुअली डीप इनोवेशन कर रहे हैं या मोस्टली कन्वीनियंस बिजनेस बना रहे हैं? बहुत सारे स्टार्टअप जैसे डिलीवरी ऐप्स, फूड ऐप्स, क्विक कॉमर्स, ट्रेडिंग ऐप्स, डिस्काउंट मॉडल टाइप बिजनेसेस पे फोकस्ड है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे डीप टेक लीडरशिप कहाँ है? सेमीकंडक्टर डोमिनेंस, रोबोटिक्स, एआई हार्डवेयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, यही एरिया है जहाँ इंडिया अभी भी स्ट्रगल करता है। और इसका रीज़न सिर्फ फंडिंग नहीं है, माइंडसेट भी है। इंडिया में बचपन से ही सिर्फ करियर मेंटालिटी पुश की जाती है। जैसे पेरेंट्स नेचुरली रिस्क से डरते हैं, सिक्योर जॉब ले लो, स्टेबल इनकम इम्पोर्टेंट है, रिस्क मत लो। ये एडवाइस ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास फैमिली में कॉमन है। और प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो उनका फियर कम्प्लीटली गलत भी नहीं होता, क्योंकि इंडिया में फेलियर का सोशल प्रेशर बहुत हेवी होता है। अगर कोई बिज़नेस फेल हो जाए या स्टार्टअप बंद हो जाए तो लोग उसको लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह नहीं देखते, लोग उसको परमानेंट फेलियर समझने लगते हैं। सोसाइटी मॉक करती है, रिलेटिव्स जस्ट करने लग जाते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। और यही मेंटेलिटी इनोवेशन को किल कर देती है, स्लो करती है। सिलिकॉन वैली टाइप इकोसिस्टम में फेलियर को एक्सपीरियंस माना जाता है। वहाँ लोग मल्टीपल फेल्ड स्टार्टअप के बाद भी इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर लेते हैं। और इंडिया में एक फेलियर के बाद फैमिली और सोसाइटी ऑफन बोलती है कि मैंने तो पहले ही बोला था। तो और जब सोसाइटी रिस्क टेकिंग को पनिशमेंट की तरह ट्रीट करेगी तो नेचुरली डीप इनोवेशन स्लो ही होगा। आज इंडिया में कई बार बोला जाता है कि इंडिया नेक्स्ट चाइना, इंडिया इज़ नेक्स्ट चाइना। लेकिन चाइना की ग्रोथ को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। 1980s में चाइना भी एक पुअर कंट्री था, लेकिन उन्होंने डेकेड्स तक ऑब्सेशन लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे काम किया। पोर्ट्स बनाए, हाईवेज बनाए, फैक्ट्री स्केल पे डेवलप की, एक्सपोर्ट्स अग्रेसिवली पुश किए और दुनिया का प्रोडक्शन सेंटर बनने पे पूरा फोकस किया। और सबसे डेंजरस चीज़ जो चाइना ने की वो है एग्जीक्यूशन स्पीड। आज उसका रिजल्ट क्या है? ईवीज़ हो गया, बैटरीज, सोलर पैनल, ड्रोन्स, टेलीकॉम हार्डवेयर, इन सब में चाइना दुनिया का जायंट प्लेयर बन चुका है। देखो, इंडिया में कैपेबिलिटी डेफिनेटली है, लेकिन इंडिया डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स है और हाईली डाइवर्स कंट्री है। यहाँ डिसीजन मेकिंग नेचुरली स्लोअर होता है। इंडिया को चाइना की कॉपी तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूशन क्वालिटी और लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग फोकस पे इम्प्रूव करना चाहिए। ये बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अब फाइनल रियलिटी क्या है? देखो, ना तो इंडिया होपलेस है,
और ना ही ऑटोमेटिक सुपर पावर बनने वाला है। दोनों एक्सट्रीम रॉन्ग है। रियलिटी ये है कि इंडिया जेन्युइनली राइज तो कर रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, डिजिटल रिवॉल्यूशन रियल है, एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। लेकिन साथ ही करप्शन, वीक एजुकेशन क्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल गैप, वीक रिसर्च कल्चर, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स और लो साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये भी ह्यूज चैलेंजेस है। और शायद इंडिया का बिगेस्ट डेंजर एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल माइंडसेट है। अगर सोसाइटी सिर्फ रिलीजन फाइट्स, पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटी वर्शिप, क्विक मनी, शॉर्टकट्स, इन सब में ही फंसी रहेगी तो ह्यूज पोटेंशियल होने के बाद भी कंट्री एवरेज लेवल पे ही अटक सकती है। कंट्री सिर्फ गवर्नमेंट से ग्रेट नहीं बनती, सिटीजन्स की मेंटेलिटी से भी बनती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सुनो कि इंडिया सुपर पावर बनेगा या नहीं बनेगा, तो ब्लाइंडली हाइप मत होना और अननेसेसरी नेगेटिविटी भी मत फैलाना। इंडिया के पास जेन्युइनली मैसिव अपॉर्चुनिटी तो है, शायद हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन भाषणबाजी से कंट्रीज़ पावरफुल नहीं बनती, एग्जीक्यूशन से बनती है, डिसिप्लिन से बनती है, इनोवेशन से बनती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से बनती है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, ब्लेम से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए हमको। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या इंडिया जेन्युइनली नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन सकता है या हम अभी भी बेसिक में ही अटके रह जाएंगे? तो कमेंट में ऑनेस्टली बताना और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।